दिलाए। हाँ देख, ये मैंने किया है बेटा लास्ट क्लास में। अब शांत हो जाइए। हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था एडी एंड एएस। बेटा लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर हुआ था वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हुआ था, और इसके अंदर मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स करा दिए थे। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने कवर नहीं कर पाए थे, केवल हम लोगों ने समझ लिया था। बेटा पहला टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ था दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हमारी टोटल इकोनॉमी के द्वारा कितनी डिमांड की गई है, और टू सेक्टर इकोनॉमी में इसके दो कंपोनेंट मेन थे बेटा, सी प्लस क्या था बेटा, आई। और इसका जब मैंने ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपको बताया तो इसका सर अबव फ्रॉम द ओरिजिन कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, दैट इज एडी सी प्लस आई। बेटा एग्रीगेट सप्लाई मैंने सेकंड टॉपिक बताया था। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी की टोटल सप्लाई, और इसके मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस क्या बेटा, एस। बेटा सेविंग्स और हमारा कंजम्पशन पता होना चाहिए। इसका जो कर्व बनता है बेटा वो हमेशा 45 डिग्री की क्या बनती है, 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज की चर्चा जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तीसरा टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। बेटा एक बार जल्दी से मैं क्विक रिकॉल करा दूं सो दैट ये टॉपिक आपको कनेक्ट कर सके। बेटा कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रिलेशनशिप बताता है। कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या बताता है बेटा, रिलेशनशिप बताता है। किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा बेटा, इनकम के बीच में और हमारी कंजम्पशन के बीच में। बेटा जो इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है उसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस कंजम्पशन फंक्शन को समझाने के लिए एक इक्वेशन थी अलजेब्रिकल, दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। आप सभी बच्चे जानते हैं जो सी बार है, सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होती है जब एक कंज्यूमर की इनकम का लेवल क्या होता है बच्चों, जीरो। जब आप अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्च करते हो और आपकी इनकम कुछ भी नहीं होती, जब मैं कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो सिचुएशन ऑटोनोमस कंजम्पशन की। बेटा यहां जो मैंने बी मेंशन करा है, बी का मतलब होता है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम का लेवल बदलेगा, मतलब जैसे जैसे मेरी वाई बदलेगा वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन का लेवल भी बदलेगा। मतलब एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। बच्चों याद होगा मैंने कुछ देर पहले ही मतलब लास्ट क्लास में काफी बार ये शेड्यूल बनाया था। मान लीजिए सी आपको दे रखा है 100 प्लस 0.5 वाई, और आई का मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट, इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। बेटा ये वाई दिया हुआ है, ये सी है। मान लीजिए इनकम मेरी 0 है, 100 है, 200 है, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से। वाई की वैल्यू पुट करके मुझे यहां से सी की वैल्यू मिल जाएगा। सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में भी ये शेड्यूल को नोट करा था और सबको अच्छे से समझ भी आ गया था। हम लोग वाई और सी को देखकर एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे। हमेशा याद रखना नीचे हमेशा इनकम आनी है और हमेशा यहाँ क्या आएगा बेटा, सी। ये आपका 100, 200, 300, 4 और क्या बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा 100, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से आप मेंशन कर ले। जीरो के ऊपर आपका जो कंजम्पशन है वो 100 है, मतलब ये आपका है। देन आपका 150, उसके बाद 200, 250, 300, 350। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का एक कर्व बन जाएगा। बेटा जीरो लेवल पर जो आपने 100 कंजम्पशन करा है इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, राइट। बट इसी लॉ को समझाने के लिए एक लॉ बनाया गया बेटा, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। सर ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? वैसे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन हमेशा दो चीजों के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशनशिप। किस किस के बीच में, इनकम और कंजम्पशन। बट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन केवल एक नई लाइन बोलता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन। इस छोटी सी लाइन का मतलब ये है कि भाई साहब कभी भी आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा बढ़ेगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरी इनकम 2 रुपए से बढ़े और खर्चा मैंने 20 रुपए से बढ़ा दिया। जितनी मेरी इनकम बढ़ेगा उसी के रिस्पेक्ट में मैं अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता हूं। आप लोग ध्यान देना, यहां पर मेरी इनकम कितने से इंक्रीज हुआ है, 100 से, और कंजम्पशन कितने से हुआ है, 50 से, फिर 100 से, फिर 50, फिर 100, फिर 50। इसका मतलब इनकम में जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, कंजम्पशन। इसी सिचुएशन को कहा जाता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ क्या बेटा, कंजम्पशन। तो आइए हम लोग फटाफट एक टॉपिक करते हैं छोटा सा। ऊपर हेडिंग डालें, लिखें कंजम्पशन फंक्शन। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करा दिया था।
शेड्यूल तक हो गया, चलिए ग्राफ वगैरह हो गया था ना। आगे लिखें साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है बच्चों, हम फटाफट से कवर करते हैं। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, आओ बेटा, गुड इवनिंग। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन लिखना, हाँ दोबारा बताता हूं, अभी करता हूं बेटा। लिखिए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, there is direct relationship, according to this law, there is direct relationship between income and consumption, there is direct relationship between income and consumption, but percentage increase in income, but percentage increase in income is always greater than, but percentage increase in income is always greater than percentage increase in consumption, but percentage increase in income is always greater than percentage increase in क्या बेटा, कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन केवल इतनी सी बात बताता है कि आपकी जो इनकम में जो चेंजेस होंगे वो ज्यादा होंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा, कंजम्पशन के। आइए सर हम लोग चलते हैं, आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि ये तो लास्ट क्लास का ही था। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज सेविंग फंक्शन। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही आपको एक कंजम्पशन फंक्शन बताया, उसके अपोजिट होता है बेटा सेविंग फंक्शन। बेटा सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्वियसली रिलेशन बताएगा, या आपको, हाँ जी, रिलेशनशिप बताता है बेटा किस किस के बीच में, इनकम के बीच में और सेविंग्स के बीच में। जो इनकम और सेविंग्स के बीच में रिलेशन बताएगा दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू -a प्लस 1 माइनस बी वाई। सर ये जो माइनस ए मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये -a का मतलब होता है डिस सेविंग्स। अब आप कहोगे सर ये डिस सेविंग्स क्या है, जैसे याद करो कंजम्पशन फंक्शन में ए क्या बताया था मैंने, ए का मतलब क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। वैसे ही हम -a का मतलब डिस सेविंग है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन क्या है बेटा, ज्यादा। मैं कम रहा हूं, खर्चा ज्यादा कर रहा हूं। सपोज दैट इनकम मेरी 10 रुपए की है और मैंने खर्चा कर दिया 15 का, तो मैं -5 में चल रहा हूं, वो मेरी डिस सेविंग की सिचुएशन है। ये जो 1 - b है, 1 - b का मतलब होता है बेटा MPS। याद करो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था MPC क्या कहलाता था बेटा, B कंज्यूम। ऐसे बेटा 1 - b MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, और इसका मतलब वही है बेटा डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, राइट। इसको समझने के बाद अगर शेड्यूल की बात करूं तो बहुत डिस सेविंग्स का मतलब है बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तुम्हारी इनकम क्या होती है कम और खर्चे क्या होते हैं ज्यादा, तो आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव अमाउंट बनेगा। अभी मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं, उससे कहानी समझ आएगी। देखो एक छोटा सा टेबल देखो, सबको समझ आएगा। सपोज दैट ये मेरा C दे रखा है 100 प्लस 0.5y, ये y है, ये C है, और मैं यहाँ S निकाल लूंगा। सपोज दैट ये मेरा शेड्यूल है बेटा, काफी बार बना चुका हूँ, 5th टाइम मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर सबको समझ आ गया होगा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ 100, 150, 200, 250 वैल्यूज पुट करके आ रही है। सेविंग्स को निकालने का तरीका होता है y में से क्या माइनस कर दो बेटा, इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सेविंग। अरे क्योंकि इनकम के दो ही काम हो सकते हैं, या तो तुम कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे। बेटा ये -100, -50, 0, 50, 100, 150। शताक्षी ध्यान देना, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो हमारी इनकम का लेवल कितना है 0, और मैं खर्चा कितना कर रहा हूं बेटा 100, यानी कि बेटा यहाँ जो सेविंग्स आ रही है वो माइनस में आ रही है दोनों स्टेज में, क्योंकि इनकम का लेवल क्या है बेटा कम है और खर्चे का लेवल क्या है ज्यादा। जब तक ये सिचुएशन होगी तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, डिस सेविंग। और जहां पर हमारी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल है वहां पर हमारी सेविंग्स क्या है 0, ये कहलाता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, ब्रेक इवन। और अगर आप ऐसे निकालेंगे कि भाई इसमें कितने का चेंज है, इसमें कितने का चेंज है, डेल्टा दिस बाय डेल्टा दिस, वो क्या कहलाता था बेटा, MPA। मतलब हमारा सेविंग फंक्शन केवल दो ही चीजें बताता है कि इनकम और सेविंग्स के बीच में कैसा रिलेशन है। और एक बात तो सबको मालूम है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा कैसा होता है,
डायरेक्ट होता है। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम डायग्राम पर आते हैं। ऊपर हेडिंग डालो, वो कांस्टेंट रहता है। लिखे, लिखना बेटा, सेविंग फंक्शन, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन क्या है बच्चों, लिखिएगा नोटबुक में। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट रेफर्स टू द फंक्शनल क्या बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन, it refers to the functional relationship between income and saving. It refers to the functional relationship between income and saving at different level of income. It refers to the functional relationship between income and saving at different level of income. Income and saving at different level of क्या बेटा, income. लिखना, इसकी इक्वेशन लिखो, S equals to minus A plus 1 minus BY. S equals to minus A plus 1 minus BY. माइनस ए क्या होता है बच्चों, मेंशन कीजिएगा। माइनस ए का मतलब बताया मैंने, डिस सेविंग्स। लिखिए बेटा, माइनस ए का मतलब है क्या है बेटा, डिस सेविंग। ये सब काम आने वाली है जब न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो माइनस ए का मतलब है डिस सेविंग्स। लिखिए डिस सेविंग्स का मतलब, इट रेफर्स टू द सिचुएशन। डिस सेविंग्स क्या है बच्चों, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, इट refers to the situation in which income level is less than, in which income level is less than its consumption, in which income level is less than its क्या बेटा, कंजम्पशन। कहानी समझ आ गई कि भाई साहब इनकम कम है और कंजम्पशन क्या है, ज्यादा। आगे लिखना, 1 माइनस बी, जिसको बेटा हम एमपीएस बोलते हैं। 1 माइनस बी का मतलब है एमपीएस, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग या सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लिखना बेटा क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ change in savings, it refers to the ratio of change in savings due to change in consumption, change in savings due to change in क्या बेटा, income, sorry, it refers to the ratio of change in savings due to change in income. फॉर्मूला लिख लो बेटा, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस का छोटा सा फॉर्मूला बताया मैंने, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब जो सेविंग्स में चेंज हो रहा है उसको डिवाइड कर लो इनकम के चेंज से, तो आपका एमपीएस आ जाएगा। चलिए सर, इसका शेड्यूल देखें, मैं एक बार दोबारा से प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग इसके शेड्यूल को बना लें। 100 प्लस 0.5 वाई, ये आपको वाई गिवन है, ये सी निकालेंगे और एस आप भी मेंशन कर लेंगे, दैट इज वाई माइनस सी। फटाफट से इसका हम शेड्यूल और ग्राफ बनाएंगे। बच्चों वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पर कंजम्पशन की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये मेरा कंजम्पशन का वैल्यूज निकल कर आ गया है। सेविंग्स निकालना है तो y माइनस क्या करना है, c, दैट इज -100, -50, 0, 50, 100 एंड 150। सर इसका डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। कुछ नेगेटिव है तो माइनस का ले लेते हैं, -50, -100, 50, 100 एंड 150, यहीं तक जा रहा है। किसमें, ये कंजम्पशन फंक्शन है ना मैडम, मैं वो वैल्यूज निकालिए। सेविंग फंक्शन में तो माइनस का आएगा, सेविंग फंक्शन अगर लिखना चाहती है तो ये लिखेगी -100 प्लस 0.5, ठीक है। केवल मैं उससे वैल्यूज निकाल रहा हूँ ना उससे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ, अभी डेरिवेशन आएगा तो दोनों का कंबाइन मिल जाएगा आपको। इसका डायग्राम प्लॉट करें। 0 पर आपको कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 100, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। 100 पर है 50, 200 पर 0, देन 50, देन दिस और दिस, इनको आप ज्वाइन कर लेना। ये जो कर्व बनेगा वो आपका सेविंग कर्व है। और बेटा ये जितना भी नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। ये हमारा डिस सेविंग्स है। यहाँ पर मैंने इनकम मेंशन किया है,
और ये हमारी सेविंग्स है, राइट। जहां पर ये जीरो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। जिस बच्चे ने शेड्यूल बना लिया वो एक ग्राफ प्लॉट कर लेना। ये नेगेटिव वाला जो है वो डिसेविंग्स कहलाएगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इनकम और कंजम्पशन, वहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। आपके एग्जाम्पल तो बड़े आसान होते हैं, तो बेटा समझाने के टाइम तो मुझे बहुत इजी करना होगा ना। अगर मैं कॉन्सेप्ट को ही कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, या तो डेरिवेशन पूछेगा या फिर आपसे इसके सेविंग्स का वाई और एस का, क्योंकि कंजम सेविंग फंक्शन तो वाई और एस के रिलेशन दिखाएगा ना। ग्राफ बना ले। हाँ अभी आएगा कि भाई कंजम्पशन कर्व से हम सेविंग कर्व कैसे बनाएंगे, बस उसके बाद टॉपिक नंबर नेक्स्ट वही है। सबने प्लॉट कर लिया? करो करो करो, शाबाश। सेविंग फंक्शन रिलेशन बताता है इनकम और सेविंग में, और ये जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है ये हमारा सेविंग कर्व है बेटा। इससे पहले मैंने कंजम्पशन कर्व बनाया था, ये आपका जो है दैट इज कॉल्ड सेविंग कर्व। ये शो कर रहा हूँ बेटा बस केवल। हाँ पूरा यहाँ तक का ना, ये सब डिस सेविंग्स। सेविंग के लिए वो इसलिए नहीं कर रहा कि बताने के लिए, अभी तो इसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एमपीसी प्लस हाँ सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आने वाला। ऐसा अभी मैं कराऊंगा ना न्यूमेरिकल, उसमें दोनों के यूज एक साथ आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर पूरी यूनिट जो है ना इसी टेबल से चले, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज हो गए। हो गया इतना ग्राफ बन गया भाई सबका? लास्ट में आदित्य हो गया बेटा? चलो अगर ये ग्राफ बना लिया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अभी इस चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक मेरे बेटा 4 टॉपिक हो चुके हैं, अब मैं आ रहा हूं टॉपिक नंबर 5 पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने किसी में नहीं कहा था कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बट ये जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम में जरूर दिखता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हेडिंग आप लोग डालें बेटा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बेटा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेविंग कर्व बना सकते हैं कंजम्पशन कर्व से। और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उन्होंने टॉपिक नंबर 4 मेरा पहले ही पढ़ लिया था। कौन सा बेटा? कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन फंक्शन वो होता है जो इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन। तो हम लोगों को कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। जिन्होंने दोनों इक्वेशन पढ़ी थी उनको अब समझ आने लगेगा। पहले तमीज से केवल 5 से 7 मिनट ग्राफ को समझना, उसके बाद हम कहानी को आगे लेके चलते। इतना तो मुझे लगता है क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा जानता है। जिस बच्चे को नहीं पता वो बता देना। बेटा एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होती है? मैंने टॉपिक नंबर 2 कराया था एएस, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? वाई से। मतलब एएस वाई एक ही बात है। तो अगर आपको इतना मालूम है तो ये मालूम होगा कि एएस कर्व हमेशा कैसा बनता है बेटा? 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है जो कि इनकम लाइन है। ठीक है भाई। आपको इतना भी मालूम है कि कंजम्पशन कर्व जो होता है वो अबव फ्रॉम द ओरिजिन बनता है। ये बात सभी जानते हैं। जब हमारी इनकम का लेवल 0 होता है, मैंने आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन की एक खूबी है, जब हमारी इनकम लेवल 0 है तो कुछ ना कुछ क्या होगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? ओसी लेवल का है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो ओसी लेवल का है। ये बात सभी को मालूम है। जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतनी हमारी डिस सेविंग्स होती है। जिसको ये बात समझ नहीं आई थी वो अपने पुराने टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखे। मैंने यहाँ पर वैल्यूज कुछ लिखी थी 100 200, और यहाँ क्या लिखा था? 100 150 200, और यहाँ क्या था बेटा? -100 -50 और 0। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं जब हमारी इनकम का लेवल 0 होता है तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जितना अमाउंट ऑटोनोमस कंजम्पशन का होता है उतना ही सेम अमाउंट हमारा क्या कंसीडर कर लिया जाता है? डिस सेविंग। क्योंकि बेटा इसमें से इसको माइनस करके तो निकालना है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है किसके इक्वल होती है? डिस सेविंग्स के। इसका मतलब ये कि जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतनी ही हमारी डिस सेविंग होगा। जिससे मुझे एक नया पॉइंट यहां पर मिल गया। मान लो मैंने इसको दे दिया सी बार यहां पर, या फिर कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं।
सपोज दैट मैंने इसको यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जिसको ए बोल दिया, तो यहां तक मेरे को लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा कि जितना ओसी है उतना ही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ओ ए, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या बेटा, डिस सेविंग। ये बात सबको मालूम है। जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो आपके कंजम्पशन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब इनकम इज इक्वल टू क्या, कंजम्पशन। जब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था मुझे एक पॉइंट मिलेगा, इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल है, तो सेविंग्स वहां क्या है, जीरो, जिसको मैंने एक नया नाम दिया था ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा एक पॉइंट मुझे जीरो वाला ये मिल गया, इसको मैं कह देता हूं सपोज बी। तो आपको एक चीज समझ आ रही है, इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहा है, और जहां ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं वहां पर मुझे एक ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा जहां सेविंग जीरो होगी, राइट। अगर मैं ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये जो कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व बनेगा बेटा, तो सेविंग कर्व में केवल 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। पहली बात कि बेटा मैं सारे पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, ओ वाई जो है वो किसको शो कर रही है बेटा, ओ वाई किसको शो कर रही है, इनकम लाइन है। सी सी जो है वो क्या शो कर रहा है, सी सी जो है कंजम्पशन कर्व है। ओ हमारी जब इनकम का लेवल जीरो है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, ओसी है, जिसकी वजह से डिस सेविंग्स के इक्वल होगा ओ ए, राइट। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगा एट पॉइंट ई, जहां पर हमारी सेविंग्स का अमाउंट क्या होगा, जीरो, जिसको हम ब्रेक इवन भी पॉइंट हैं, और इससे मुझे पॉइंट मिल जाएगा कौन सा बच्चों, बी। अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो मुझे कर्व मिल जाएगा कौन सा बेटा, सेविंग कर्व। तो आपको इसमें 4-6 पॉइंट बताने हैं जो मेंशन करना है। पहले ऊपर हेडिंग डालो, लिखो ब्रेक इवन पॉइंट, इन दोनों में से किसी को भी बोल सकती है, सेम पॉइंट पर ही आना, जहां सेविंग जीरो है दैट इज ब्रेक इवन। लिखो बच्चों, सेविंग, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, लिखना बेटा, लिखे 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 बेटा, बाद में बातचीत करेंगे। वो सही बोल रही है क्योंकि इस यूनिट में 3 चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर चल रहा है। बताऊंगा, क्रिकेट में रनआउट भी होता है, थर्ड एम्पायर भी होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं बेटा। लिखे लिखे बेटा, इन दिस डायग्राम, अब अभी बाद में बनाना, पहले नोट करो जो करवा रहा हूं। लिखे, इन दिस डायग्राम ओ वाइज इनकम लाइन, ग्राफ को देखते जाएं और चीजों को समझते जाएं, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। इन दिस डायग्राम ओ वाइज इनकम लाइन एंड सीसी इज कंजम्पशन कर्व, OY is income line and CC is consumption curve. OY is income line and CC is consumption curve. लिखना, at zero level of income, next line से लिखना, at zero level of income, हाँ B point हो गया, at zero level of income there is some autonomous consumption. At zero level of income there is some autonomous consumption, there is some autonomous consumption which is equal to OC. There is some autonomous consumption which is equal to, किसके इक्वल होगा बेटा, OC के। लिखना, at the same time, at the same time, इसी के आगे कंटिन्यूटी में, at the same time autonomous consumption is equal to dis saving. At the same time autonomous consumption is equal to dis saving. Autonomous consumption is equal to क्या बेटा, dis saving. As a result OC is equal to OA. As a result OC is equal to क्या बेटा, OA. मेरे को लगता है यहां तक की बात समझ आ गई होगी आपको, राइट। क्योंकि अभी मैं ग्राफ बताता हूं तेरे को, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतनी क्या होगी बेटा, डिस सेविंग्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना, नेक्स्ट पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 3, इसके आगे लिखना, एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, as the level of income increases, as the level of income increases, consumption, and as the level of income increases, consumption also increase.
consumption also increase and both curve intersect each other and both curve intersect each other at point E. both curve intersect each other at point कहां पर बेटा E, where we find saving level is zero. where we find saving level is क्या बेटा जीरो. जहां पर हमें मिलता है सेविंग हमारा जीरो है, where we find saving level is zero, ब्रैकेट में लिख लो at point B. at point क्या बेटा B. मेरी बात जो लिख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जहां पर मेरी सेविंग का लेवल जीरो होगा और वो पॉइंट क्या होगा बी होगा. आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट. हाँ कंजम्पशन था बेटा, ये था, मैं बताऊंगा ना अभी. अभी तो इसको पूरा हो जाने दे फिर क्वेश्चन करना. लेकिन बेटा पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना. आफ्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, after joining point A and B, after joining point क्या बेटा A and B, and it further extended corresponding to income level, and it further expanded बढ़ना, हाँ extended to corresponding income level, then we will get saving curve. ये जितनी भी कहानी मैं दोबारा बोल रहा हूं. क्या बोला बेटा, मैंने एक बार रिपीट कर रहा हूं. एक्सटेंडेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल, देन वी विल गेट सेविंग कर्व. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, और 4 नंबर में आपके हर एक एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन. सभी बच्चे ध्यान देना, 4 नंबर का क्वेश्चन है. अपनी बातचीत रोक दो बेटा. एक आधा अगर शब्द नहीं भी लिखा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बातचीत करके समय शताक्षी वेस्ट ना करें बेटा. सभी बच्चे एक बार ग्राफ को दोबारा समझें और थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए परेशान मत हुआ करो. एक बार सभी बच्चे ध्यान से सुन ले क्या करा मैंने, क्या बताया. मैंने आपसे ये कहा कि भाई साहब आपको कंजम्पशन कर्व से आपको जो ड्राइव करना है वो सेविंग कर्व करना है. पहली बात ये, सभी बच्चों को मालूम है कि हमारी जो इनकम की लाइन होती है वो 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसको मैं ओवाई के नाम से जानता हूं. और ये 45 डिग्री क्यों बनता है उसका आंसर अगर चाहिए तो टॉपिक नंबर कौन सा पढ़ लो बेटा 2. टॉपिक नंबर 2 में एग्रीगेट सप्लाई बताया था, हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है. चलो सर ये तो मुझे समझ आ गया कि हमारी इनकम की जो लाइन है वो ओवाई है. इतना भी मालूम होना चाहिए टॉपिक नंबर 3 के अकॉर्डिंग की जो कंजम्पशन कर्व होता है वो अबव फ्रॉम द ओरिजिन बनता है, जिसके कारण ये अबव फ्रॉम द ओरिजिन की वजह से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है. यहां पर एक बड़ी बात यह है कि जब मेरी इनकम का लेवल जीरो है, जब इनकम बच्चों मेरी जीरो है, तो बेटा कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ये तो सभी को पता है. और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो किस लेवल का है बेटा ओसी. यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब जब मैं कुछ भी नहीं कमा रहा तो ओसी लेवल का ऑटोनोमस कंजम्पशन करता हूं. राइट, इतना सबको मालूम है. ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस सेविंग. मतलब जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतनी ही हमारी क्या होगी बेटा डिस सेविंग्स होगी, जिससे मुझे एक नया पॉइंट मिल गया ओ ए. मतलब ऑटोनोमस ओसी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या बेटा ओ ए. तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली आपका फिर क्या बढ़ेगा बेटा कंजम्पशन बढ़ेगा. और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों का मतलब है इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल होगा. मैं 10 रुपए कमा रहा हूं, 10 के 10 रुपए खर्च कर दिए तो भाई साहब वहां पर मेरी सेविंग्स क्या होगी. ये तो सिंपल सी बात है भाई. जब एक बात बताओ, मैंने 10 रुपए की इनकम करा और 10 रुपए मैंने खर्चा कर दिया तो सेविंग के लिए मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से जब ये अपने ई पॉइंट पर आएगा तो मेरी सेविंग्स का मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा बी. और ये बी बेटा सीधा क्या शो कर रहा है जीरो. मतलब आपकी सेविंग जो है इस लेवल पर जीरो है. अगर मैं ए और बी पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देता हूं और इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करता हूं तो ये कर्व मेरा कौन सा बना था. यही सारी कहानी मैंने आपको 4 पॉइंट में लिखवाया. तो आप तमीज से 2 मिनट का टाइम लो, पूरे टॉपिक को रिकॉल करो, केवल ये डेरिवेशन. हाँ ये ग्राफ अगर नहीं बनाए तो बनाओ बेटा, ये तो इंपोर्टेंट. हाँ जी फटाफट ये ग्राफ प्लॉट कर लो जिसने नहीं करा, ये बहुत जरूरी है. ये 4 नंबर का अगर ये सारी कहानी और ये ग्राफ बनाओगे तो ही टीचर मार्क्स देगा. करो शाबाश.
क्या 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 क्या? अरे नहीं, ए बी और ओ वाई कोई पैरेलल नहीं होगा। ये जब बनाओगे ना तो ये जो लाइन जा रही है ना इसी के एक एक्सटेंड फॉर्म में जाएगी बस। पैरेलल की कोई जरूरी नहीं है, वो तो वेरी कर सकता है बाद में। बनाओ बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो। करो करो, शाबाश। किसी बच्चे को अगर ये ग्राफ में कोई प्लॉट करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। नहीं, कंजम्पशन कर्व और इनकम लाइन पैरेलल हो सकती है, बट इंसानों की टेंडेंसी अलग है ना। हमारी और आपकी इनकम एक सोच होती है कि अगर हम पैसा कमाएंगे तो कुछ पैसा बचाएंगे भी। अगर तू 1000 रुपए भी कमाएगी तो तेरी स्पेंडिंग होगी कि भाई मैं 800 रुपए खर्च कर दूं, 200 रुपए 1000 का 1000 खर्चा नहीं करोगे। ये अजम्पशन के बेसिस पर वो कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाते। हाँ, अरे कितनी बार बताया मैंने, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है भाई? इनकम क्या होती है? जीरो, और हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। बेटा पिछले टॉपिक देखोगे ना, मैंने पहले ही कहा था ये पूरी यूनिट इंटर रिलेटेड है। अगर आप चैप्टर्स को ऐसे हवा में छोड़ोगे तो समझ वैसे ही नहीं आएगा। बेटा जब हमारी इनकम जीरो होती है तो आई नहीं थी क्या क्लास में? ऑटोनोमस कंजम्पशन जैसे एक बात बता, तू अभी स्टूडेंट है, अभी हजारों करोड़ों बच्चे होंगे जो कि अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारी इनकम का कोई सोर्स, वो जो खर्चा कर रहे हो सारा ही खर्चा क्या है बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और हमारी इकोनॉमी में ऐसे करोड़ों खर्चे होते हैं बेटा जो ऑटोनोमस की नेचर में। और बी मतलब ये कि जब तुम पढ़ लिख कर बड़े बन जाओगे तो इनकम कमाओगे तो खर्चा करोगे, तो वो बी है हमारा। करो करो, शाबाश। हो गया? सबने ग्राफ बना लिया? मेरे को किसी का पेन दिख नहीं रहा हाथ में लिखते हुए, एक दो को छोड़ के। हो गया? चलिए सर, ये हमारा टॉपिक नंबर ये खत्म हो चुका है। आइए सर इस चैप्टर के आगे चलते हैं। एक छोटी सी कहानी है बेटा, नहीं अभी इसमें है काफी कंटेंट बेटा। एक अगला टॉपिक है, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए बस। बेटा इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले तो ध्यान से कुछ पॉइंट्स को सुने। बेटा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसे ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर करता है। कौन करता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर। और बेटा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स होती है उन्हें प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, बल्कि कौन करता है? पब्लिक सेक्टर। अब तुम्हें जब प्राइवेट और पब्लिक के बारे में पता ही है तो इतना भी पता होगा दोनों के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट कर रहा है तो किस लिए काम करेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और भाई साहब ये किस लिए करेगा? सोशल वेलफेयर के लिए। अच्छा, अगर इतनी बात समझ आ गई तो ये भी समझ आना चाहिए कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व इनकम इलास्टिक होता है। मैंने एक टर्म यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? इनकम इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जो फ्लेक्सिबल, जो चेंज हो जाए, जो बदल सकता है। मतलब बेटा ये इनकम इलास्टिक का मतलब है कि अगर एक कंपनी का इनकम का लेवल क्या होता है बेटा? बढ़ेगा, तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट करने का जो अमाउंट होगा वो भी क्या होगा? और अगर उनका इनकम कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यहां जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है किसके लेवल से चेंज होने से? इनकम से। इसलिए हम इसको इनकम क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक। बट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा याद रखना इनकम क्या होती है बेटा? इन इलास्टिक। चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिमेनिंग क्या रहेगा? जैसे देखो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं, रोड बनाने के टेंडर निकल गए भाई 2000 करोड़ रुपए का बनेगा। अब सरकार की इनकम हो या ना हो बट टेंडर पे जो अमाउंट सेंशन हो गया उतना खर्च उन्हें करना पड़ेगा। इसलिए ये इनकम इलास्टिक है, बिकॉज वो उसे इफेक्ट नहीं कर। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हो। देखो बेटा ये सभी को मालूम है, ये मान लो मेरी इनकम है, मैं हमेशा पूरे चैप्टर में इनकम एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया इन्वेस्टमेंट। मेरी इनकम है OY लेवल की, तो इन्वेस्टमेंट मेरी कितने लेवल का है बेटा? OI। जैसी मेरी इनकम OY से बढ़कर कितना हुआ बेटा? OY1, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बेटा OI से बढ़कर OI डैश हो गया, ये मेरा। जैसी इनकम का लेवल कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी क्या हो गया? कम। अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा कैसे स्लोप का बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट होता है किसके साथ बेटा? जब इनकम के साथ कोई चीज डायरेक्टली रिलेटेड है तो इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसका जो स्लोप होता है वो कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। बट बच्चों अगर ऑटोनोमस की बात करूं तो भाई साहब इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी इनकम कुछ भी होती रहे, इनकम बढ़े या घटे, बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो रिमेनिंग क्या रहेगा? सेम। जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर पैरेलल टू किसके बनता है?
एक्स एक्सिस के। तो इसकी 4 से 5 बातें आपको याद रखनी है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व कौन सा सेक्टर करता है? ऑर्बिटा ऑटोनोमस कौन करता है? इसका ऑब्जेक्टिव। और इसका क्या है बेटा? ये क्या है? इनकम। और वो क्या है बेटा? इसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, और इसका डाउनवर्ड नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये छोटी सी 3 से 4 बार लिखे, ऊपर हेडिंग डाल। ये वाला अभी बताता हूं, बनाता हूं दोबारा, लिखो पहले, जाते जाते बिल्कुल क्लियर करूंगा। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो, एक बीच में डिफरेंस की लाइन कर लो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिखना बेटा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंड्यूस और क्या बेटा? ऑटोनोमस लिखें दोस्तों। हाँ जी सर, बिल्कुल 1 मिनट दूंगा। बाजार में क्या नया है? ये टेबल ले यार, तेरे दिल की खुशी के लिए मैं कर नहीं, नहीं। चलो लिखो, अब लिखो। अच्छा, वो मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा था। ले बेटा, तू भी खुश रहे। लिखो, ऊपर हेडिंग डालो बेटा। ठीक है, मैं पेंट करता रहूंगा बार बार। ठीक है, ओके। पिंक, पिंक वाले में पड़ेगी। अच्छा, 15 मिनट यही खेले हम? वाह, पहले टॉपिक कर लो, फिर खेलते हैं सबके साथ। हाँ बेटा, ये भी अच्छी बात है, अगली बार करूंगा मैं। लिखो पहले, ये टॉपिक करा दूं मैं, अपने डेविएट नहीं होता अपने मुद्दे से, नहीं तो भूल जाऊंगा सिलेबस कहां गया। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट लिखे बेटा। इट रेफर्स टू दोज इन्वेस्टमेंट, it refers to those investment which are made, it refers to those investment which are made by private sector, which are made by private sector। पड़ोस में खुद लिख दो, सेकंड साइड आप खुद लिख सकते हो बेटा। ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाता है, इसे पब्लिक सेक्टर करता है। और जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, अक्षिता, एंजेलिना, सिमर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है बेटा, लिखें बेटा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में बता दिया, इट इज मेड थ्रू क्या बेटा? प्राइवेट सेक्टर, सॉरी, हाँ प्राइवेट सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर। सेकंड पॉइंट लिखना, मेंशन कर लेना। सेकंड पॉइंट, इंड्यूस के अंदर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लिखे लिखे लिखे, ईशान लूथरा बहुत अच्छी बातें कर रहा है, शाबाश, आई लाइक इट। लिखे बेटा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू, सॉरी, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है भाई? पैसा कमाना। और पड़ोसी का मेन ऑब्जेक्टिव, फटाफट फटाफट अपनी कलम चलाओ, स्टेटमेंट लिखो। टैक्स क्या बढ़ाती है? तो होता ही है, गवर्नमेंट इनकम, जब तो फंड अलॉट होता है, जब तो हर एक चीज पे खर्च करने से पहले सरकार बजट तय कर देती है कि इससे ज्यादा पैसा हम तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो इनकम के इक्विवेलेंट भी काम नहीं कर पाती, इसलिए उनका बजट एलोकेशन होता है, ड्यू टू दैट रीजन। बेटा, इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? सोशल वेलफेयर। थर्ड पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट, दीज इन्वेस्टमेंट आर इनकम इलास्टिक इन नेचर, दीज इन्वेस्टमेंट आर इनकम इलास्टिक इन नेचर, दीज इन्वेस्टमेंट आर इनकम क्या बच्चों? इलास्टिक इन नेचर। इनकम इलास्टिक का मतलब डीपीएस भाई, नींद में वजह मज मोरे होगा। हाँ ठीक है, क्या होता है बेटा इनकम इलास्टिक मतलब? वाह, मैं आधा हो गया चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया, कह रहा है जो टाइम के साथ बदल जाए। बेटा थोड़ा आंखें खोलो ना बेटा, पबजी वबजी खेलते हो रात में? कुछ और खेलते हो? खेलो बेटा, उम्र है अभी। अरे बेटा देखो, इनकम, आपका ध्यान नहीं है बेटा, पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो। बेटा कोई दिक्कत? नंबर दूंगा, डायल करना। लिखो, लिखे लिखे, इनकम इलास्टिक इन नेचर, इसका मतलब बता दिया मैंने। ये इनकम इलास्टिक होता है, मतलब डायरेक्टली इफेक्टेड बाय इनकम। वहां लिखना, क्या लिखोगे? दीज इन्वेस्टमेंट आर इनकम इन इलास्टिक इन नेचर। वो इनकम इन इलास्टिक है बेटा, मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इनकम बढ़े या घटे, बट इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग क्या रहेगी? कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। बिल्कुल बनाना है सर, मैं एक बार दोबारा से बना दूं जिसको डाउट है, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। चलो आज रंगीन बनाता हूं कुछ। पिंक कहाँ किसी ने बोला था, कहाँ गया कलर? नहीं, जिसके दिल में बेटा जो है सबके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, ये होता है ना पिंक बेटा।
चलो बेटा ऐसा नहीं है, देखो किसी के कोई दिक्कत नहीं है, पेन का भी छोड़ो अब क्या, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बेटा बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है बेटा, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी है तो कोई इशू नहीं है, बच्चे जो लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, जो रिकॉर्डिंग जाएगी एंजॉय कर लो। बेटा बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, क्या बनाना था, इंड्यूस। देखो भाई जिसको ग्राफ में प्रॉब्लम थी वो ध्यान देना, यहाँ पर इनकम मेरा OY लेवल है और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है बच्चों, OI। जैसे ही मेरी इनकम का लेवल बढ़ गया तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था इनकम इलास्टिक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। ये बच्ची पता नहीं क्या कर रही है, वीडियो बना रही है बेटा, वायरल करेगी वायरल, बेटा तू ही, हाँ थैंक यू सो मच बेटा, ऐसा हाँ 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 हाँ, बहुत सारी फेवरेट चीजें तेरे को भी तोहफे में देता हूँ, रुक जा, नहीं नहीं तेरी चाहत पूरी करता हूँ बेटा, रुक बेटा। ये हो गया इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा या इनकम कम होगा, मैं बेटा आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिमेनिंग क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल पैरेलल टू किसके बनती है बेटा, इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू किसके बेटा, एक्स एक्सिस, और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि ये इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, राइट। बनाओ डायग्राम, फटाफट ग्राफ प्लॉट कर ले एक बार, वैसे सही बोल रही है, इतना बेकार कुछ नहीं लग रहा, ठीक ठीक है, हाँ व्हाइट से क्या बना दूं, ये ले बेटा जी, ये ले बेटा, चलो मेरी जिंदगी में सारे फूल ऐसी है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ो बेटा, ऐसा है कोई बात नहीं बेटा, खेलेंगे खेलेंगे वो सब खेलेंगे, यस सर अश्मित बेटा, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है सर। जो पढ़ाई इन्वेस्टमेंट का लाइन है वो ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं होगा इसमें, इधर ओरिजिन से कर सकता है, इनकम जीरो तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो, उसे कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना, ये किसी से इफेक्ट नहीं होता, ये बजट एलोकेट होता है, मतलब सर ये अगर पेपर में आएगा, दे आर नॉट इफेक्टेड विद द इनकम लेवल, राइट। इफेक्ट होता है गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज की वजह से, वो तुम्हें नहीं कंसीडर करने। भाई ये ग्राफ हो गया सबका, एक लास्ट लाइन नीचे मेंशन करना, चलो एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इसका ये लिख लिया, इसका स्लोप कैसा होता है बेटा, लिख लो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, और इसका लिख लेना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ भाई सिमर मेरी आवाज आ रही है, सिमर, यस सर। क्या कर रहा है सर कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक बार बेटा तू गोली तो दे रहा है, इतने दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहा, पहले बता। सर तबीयत खराब है। ऐसी तो कोई मुस्कुराहट तो तेरी बता रही है, कोई खराब नहीं है, नहीं नहीं चलो, बातों से बेटा भावनाएं उसकी कद्र हो रही है। अक्षिता एंजेलिना, क्या आप दोनों को टॉपिक क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट है बेटा? नो सर। एंजेलिना कहीं समस्या आ रही है बेटा कुछ? नो सर। ओके चलो इतना करना, अभी आप लोगों को कहीं नहीं जाना, आप लोग